हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पार्ट फर्स्ट जो अ पार्ट है उसके अंदर राजस्थान जीके पोर्शन दे रखा है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान के रूप में और कंप्यूटर के रूप में अति महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला। पेपर के अकॉर्डिंग सवाल आ रहे हैं और रेगुलर क्लास रह रही है। प्रतिदिन आपकी इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास रह जाती है, तो रेगुलर जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़ाई करें। एक बार तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और अपनी हाजिरी लाइक के साथ और सब्सक्राइबर के साथ देंगे ताकि मेरे को पता लगे कि कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं और कितनों ने भाई देख ली है। तो इसलिए एक बार चैनल को आए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइबर कर दो। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं एक शानदार प्यारा सा मोटिवेशनल के साथ। आपकी क्लास जो पशुधन सहायक के लिए आज बेहतरीन क्लास रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं जो पशुधन सहायक की तैयारी करे, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वो विद्यार्थी जरूर देखे। ठीक है, मोटिवेशनल क्या है कि युवा वो होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने हो। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि युवा वो होता है, मतलब युवा शक्ति वो होती है जिसके हाथों में शक्ति है, मतलब हर समय वो एकदम मतलब दृढ़ नीचे लेकर अपने गति की ओर आगे बढ़ता रहता है, अग्रशील होता है, प्रगतिशील जो अपने लक्ष्य की ओर भागता है। पैरों में गति हो, वो कभी रुकने का प्रयास नहीं करता, हर समय ऐसा सोचता है कि मेरे को चलना है, मतलब धीरे धीरे सही लेकिन मेरे को रुकना नहीं है। मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आज परेशानी आ रही है, तो भी मेरे को रुकना नहीं है, बस मेरे को आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को एक दिन हासिल करना है। वो पशुधन सहायक जो एलएस एग्जाम के लिए एक दिन मेरी सीट पक्की करनी है। उस दिन जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में मेरा लिस्ट में नाम आ जाए, बस यही कामना रहनी चाहिए आपकी। और प्रतिदिन दिन और रात एक कर दो, मेहनत कर दो। और 13 जून का जो पेपर है आपका, उसके लिए अब 2 महीने मात्र रहे हैं, तो 2 महीनों में आप क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। आपका सिलेबस बहुत ही एकदम सरल एवं सटीक है। अच्छी इस बार मतलब पोस्टें भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस बार चूकना नहीं है। और पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। जिस प्रकार आगे और क्या बताया जा रहा है कि हृदय में ऊर्जा होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ऐसी शक्ति आनी चाहिए कि मुझे हर समय ऊर्जा का महसूस होना चाहिए, कि मुझे हर समय मतलब पढ़ने के लिए उत्साहित रहूं और ऊर्जावान रहूं। और आंखों में सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि सपने बड़े देखोगे तब जाके वहाँ हकीकत में भी बदल सकते हैं। तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। वो कहते हैं कि सपने हमेशा औकात से भी बड़े देखो, एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था। अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, बस 13 जून को पेपर होए, उसके अंदर जब रिजल्ट आएगा तब मेरा पशुधन सहायक में एक दिन नाम होगा। यही लक्ष्य के साथ दिन और रात खपा दो, अपने को लगा दो, तपा दो, जितना हो सके इतनी कोशिश कर लो, लेकिन मुकाम हासिल करके रहेंगे तो करके रहेंगे। बस अब पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है। क्या आपने सेशन को लाइक कर दिया? नहीं तो लाइक करके आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ। फिर पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर और आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे प्रकार से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल शानदार 50 क्वेश्चन रहने वाले आज की क्लास में। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बताया जा रहा है? किस सूक्ष्म जीव ने सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं? किस सूक्ष्म जीव के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। बिल्कुल राइट है। विषाणु के अंदर ही एक संयोजक कड़ी के रूप में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के अंदर। बिल्कुल सही है, विषाणु होगा, वायरस होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। क्या बताया जा रहा है कि दूध से मक्खन निकालने के सिद्धांत किस पर आधारित है? दूध से मक्खन को निकालना है, सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन को देखो और राइट आंसर को टिक लगाओ। तो क्या राइट होगा? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, बल आघूर्ण या सामयिक संरक्षण? कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट ही राइट होगा क्या? बिल्कुल सही बता रहे हो, सही बता रहे हो सर जी। इसमें तो अपकेंद्रीय बल होगा सर जी, इसमें तो अपकेंद्रीय बल होगा, क्योंकि दूध से मक्खन को निकालने का सिद्धांत अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। बिल्कुल क्लास के साथ में ही आपको पूरी क्लास याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये क्लास बार बार देखने की आपको आवश्यकता न पड़े। एक बार देखते ही पूरी क्लास दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सारे प्रश्न एक ही क्लास में एक बार देखने पर आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसी कोशिश रखनी है। और इस प्रकार से इतनी मेहनत करके पढ़ना है, मतलब पूरा फोकस रखना है अपने आप को। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि श्वसन एक अभिक्रिया है। भाई श्वसन की क्या एक अभिक्रिया है?
उष्मा से पिए, उष्मा शोषिए, रेडॉक्स है या वियोजन है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। तो उष्मा से पी, बिल्कुल श्वसन की एक अभिक्रिया क्या है? उष्मा से पी के रूप में होती है। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, राइट आंसर है। पहला ही राइट होगा, तीसरे का फर्स्ट ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आया, बहुत ही खास आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है भाई? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी होती है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और सीएनजी होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका मुख्य घटक कौन सा है ये बताना आपको। मीथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन या उपयुक्त सभी? बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो। राइट आंसर क्या होगा भाई? कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हो आप। बिल्कुल मेथेन को राइट बताते हैं भाई। मेथेन होती है सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस मुख्यतः होती है, जिसे CS4 बोलते हैं मीथेन। जो धान के खेत में भी मीथेन गैस पाई जाती है। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खास है। बताओ जल्दी से कि प्यूबर्टी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? शरीर के अंदर किस भाग में पाई जाती है प्यूबर्टी ग्रंथि? जो ग्लैंड रहती है वो किस पर ग्रंथि कहाँ पर होती है अपने शरीर में? जल्दी से देख के बताओ। क्या मस्तिष्क में होती है क्या? गिरवा में होती है क्या? जननांगों में होती है क्या? या आमाशय में होती है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। अरे ये तो मस्तिष्क में होती है रे, मस्तिष्क में होती है भाई। प्यूबर्टी ग्लैंड कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। साइंस के भी आपका दैनिक विज्ञान से संबंधित सवाल आने वाले हैं, तो साइंस को भी आपको साथ साथ में पढ़ना है। आपका पोर्शन है उसका पूरा अपन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और रेगुलर क्लास ला रहे हैं। करंट अफेयर्स के सवाल अभी थोड़े बहुत क्लास के अंदर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका नया बनेगा, इसलिए आपको करंट अफेयर्स की बाद में मैं क्लासों के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश करूंगा। और कल से भी अपन थोड़ा बहुत क्लास के अंदर करंट अफेयर्स को थोड़ा ऐड कर ले तो भी सही है, क्योंकि बच्चों के मैसेज दे कि सर करंट अफेयर्स के सवाल थोड़े ला लो, तो अपन करंट अफेयर्स के भी कोशिश करेंगे इस सवाल साथ में ऐड करने की। ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं, आपको हुआ तो करंट अफेयर्स के सवाल भी करवा देंगे साथ में। ठीक है, अब सट्टे का राइट आंसर बताओ मेरे को कि निम्न में से किस जंतु के अंदर त्वचा एक श्वसन अंग है? मतलब त्वचा के द्वारा श्वसन अंग के रूप में कौन लेता है भाई? कौन सा जंतु है जो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? कॉकरोच करता है क्या? मेढक करता है क्या? सारक करता है या व्हेल करती है? कौन करता है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। राइट आंसर हो जाएगा मेढक। बिल्कुल मेढक होगा, जो राना टिग्रिना बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम में, राना टिग्रिना, जो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल कि मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित होगा? कि मौत कुएं में मोटरसाइकिल का चारों ओर घूमना किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। तो इसके अंदर राइट हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। बिल्कुल अभिकेंद्रीय बल यही लगेगा, जो मौत कुएं के अंदर मोटरसाइकिल का चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल पर आधारित होगा। बिल्कुल सही है। अगला सवाल कंप्यूटर से आया है, कंप्यूटर भी आपका दे रखा है, कंप्यूटर के भी सवाल, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, तो बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो अब 8th का राइट आंसर बताओ कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार, फादर ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल राइट बता रहे हो, चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। अच्छे प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था भाई? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल। एनसिक, एनसिक कंप्यूटर था, ENIAC, एनसिक जो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था। बिल्कुल राइट आंसर, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। ध्यानपूर्वक पढ़ो कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की थी भाई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ये बताना है। और किसने की थी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। यदि कंप्यूटर का आपका नॉलेज है तो आप बता सकते हो कि सर्वप्रथम किसने की थी और कब की थी। ये बता दूं तो 1946 में की थी सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोजे गए, और आधुनिक कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अपने पास आधुनिक कंप्यूटरकरण हुआ जो सर्वप्रथम 1946 के अंदर। बिल्कुल अच्छा सवाल था, शानदार क्वेश्चन था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास
क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति से आई भाई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? महान क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा कि एक प्रकार से मतलब तेज़ी से कंप्यूटरीकरण का विकास हुआ और एक अब से ज़्यादा मतलब कंप्यूटर को महत्व देना शुरू हुआ। तो ऐसी महान क्रांति कब आई कंप्यूटर के क्षेत्र में? बिल्कुल राइट बता रहे हो, 1960 में। 1960 बिल्कुल राइट होगा। 1960 में ही सर्वप्रथम महान क्रांति के रूप में कंप्यूटर का क्षेत्रीकरण और विकास हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्योंकि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है भाई? हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहेंगे? ये सवाल बहुत बार आ चुका है, आपके भी आने की संभावना बनती है कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में अपन किस प्रकार से नाम से जानेंगे। बिल्कुल अच्छा आंसर है, राइट आंसर बताओ 12वें का संगणक। संगणक कहा जाता है भाई जो गणना करता है, इसलिए संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास है भाई। क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है भाई? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है। आने की 100% संभावना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। बिल्कुल 2 दिसंबर के दिन सर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हमको पता है सर जी। नहीं है पता उनको तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। जिनको नहीं है पता उनको पढ़ाना पड़ेगा। वो भी पढ़ना चाहते हैं भाई, पढ़ना चाहते हैं। आपकी तरह आप तो टैलेंट हो, मेरे को पता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनको कंप्यूटर कम नॉलेज है, तो उनको भी अच्छा नॉलेज देना पड़ेगा भाई, उनको भी सिलेक्शन लेना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के कौन सा जिला जो आयोजन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? अब पॉलिटी के सवाल आए हैं तो पॉलिटी भी करते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपके जुड़ा हुआ है, पॉलिटी के सवाल वो भी आ सकते हैं, आएंगे 100% आएंगे, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है तो सवाल तो बनेंगे भाई। राजस्थान में जिला आयोजना समिति की सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? सब का राइट आंसर बताएंगे तो 25 संख्या रहती है। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो, 25 ही संख्या रहती है भाई। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। 15वें का राइट आंसर बताओ अब दो। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है भाई? जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, कौन होता है भाई अध्यक्ष? 15वें का राइट क्या होगा? तो जिला आपदा एवं प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष रहता है जिला कलेक्टर। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो, जिला कलेक्टर ही होगा भाई। डीएम होगा जो जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। बिल्कुल आपको एक बार पढ़ने से ये क्लास पूरी एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए और सारे प्रश्न याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एक क्लास देखने के बाद आपको ज़्यादा मतलब समय देने की आवश्यकता न होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कीमती है। तो आपको एक क्लास को जब भी देखो तब पूरी क्लास को आराम से देखो और मस्ती से देखो और पूरी क्लास को एक ही बार में याद कर लो, क्योंकि बेसिक सवाल रहेंगे और सिंपल सवाल जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपन आराम से तसल्ली से क्लास पूरी करेंगे ताकि आपको एक ही क्लास में अच्छा खासा रिवीजन हो जाए भाई। तो रेगुलर जुड़ना है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आपको हर जगह सुविधाएं दी जा रही है, आप अच्छे प्रकार से पढ़ो, बस मस्ती से पढ़ो, पढ़ते रहो। मैं तो कहता हूं कि 100% इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसी कामना के साथ पढ़ो और बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ो। कोई सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है तो उसको और ज़्यादा मेहनत की जाए, जो आपका सरल सब्जेक्ट है उनको कम मेहनत की जाए, क्योंकि सरल सब्जेक्ट में आपके नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेटनरी साइंस जिसका एनिमल हस्बेंड्री अच्छा खासा है उसके अंदर अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो इस पोर्शन को आपको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपके इसके अंदर जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपका 40 से प्लस स्कोर बैठ गया ना, तो आपको आराम से सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि जो वेटनरी साइंस है उस पोर्शन में तो सभी बच्चे अपने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेटनरी साइंस से काफ़ी बच्चों का अच्छा खासा और कंप्लीट रहता है, इसलिए इस पोर्शन में ही नंबर कटेंगे। और इस पोर्शन को आपने कंप्लीट कर दिया, अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, तो आपका बेड़ा पार है। मैं कहता हूँ 100% आप नौकरी लग सकते हो, क्योंकि ये पोर्शन आपका वीक रहता है और वीक के लिए अपने रेगुलर क्लास लगा रहे कि 50 नंबर ही है और 50 ही क्वेश्चन लाते हैं, अलग अलग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ला लेते हैं ताकि आप अच्छे प्रकार से पढ़ सको। तो रेगुलर जुड़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब अपन 16वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को इस्तीफा कौन देता है? आरपीएससी जो अध्यक्ष रहता है उनको इस्तीफा कौन किसे सौंपते हैं भाई? बिल्कुल सौंपते हैं, इस्तीफा किसे सौंपते हैं भाई?
राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य जो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता दो। अच्छा सा सवाल है, बिल्कुल राज्यपाल को ही सौंपेंगे भाई, राज्यपाल को ही सौंपेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, पॉलिटी के भी सवाल बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट लेने की कोशिश की ताकि आपको एग्जाम के अंदर हुबहू सवाल देखने को मिले, ऐसे ही छपे हुए सवाल मिले आपको। राजस्थान में पहली बार जो विधानसभा का चुनाव कब हुआ? पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ? एक बार क्लास देखते ही आपको याद हो जाएगी। ऐसे सवाल आपको जो एग्जाम के देखने को मिलेंगे, ऐसे ही सवाल आपको रेगुलर करवाया जाएगा भाई। तो प्रतिदिन आपको जुड़ना है भाई। पुरानी प्लेलिस्ट है, उनको भी देख लेना। अब 17वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तो 1952 बिल्कुल राइट बता रहे हो, बिल्कुल राइट बता रहे हो। तमाम बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, होशियार बच्चे हो आप, तो जानते हो ऐसे सवालों को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास। ऐसे बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं भाई ऐसे कि उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील के प्रशासन एवं भू राजस्व आदि की निगरानी कौन करता है भाई? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील के प्रशासन एवं भू राजस्व आदि की निगरानी कौन करता है भाई? क्या पुलिस अधीक्षक करती है, डिप्टी कलेक्टर करता है, या जिला न्यायाधीश करता है, या तहसीलदार करता है? 18वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई, तहसीलदार ही करता है भाई। तहसीलदार करता है भू राजस्व और प्रशासन के लिए निगरानी। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन ही पॉलिटी से भाई, अच्छे खासे पॉलिटी से भी सवाल आए हैं, कंप्यूटर के भी आए हैं, साइंस के भी आए हैं, अब आगे जीके भी आएगा भाई। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन जिसे निलंबित कर सकता है भाई? आरपीएससी के जो सदस्य रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, उनको निलंबित कौन करते हैं भाई? निलंबित कौन कर सकता है भाई? बिल्कुल राज्यपाल कर सकता है निलंबित उनको। राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष रहते हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, बार बार एग्जाम में आने वाले ऐसे सवाल, सिंपल सवाल कि राजस्थान में विधानसभा की सदस्यों की न्यूनतम उम्र आयु कितनी रहती भाई? राजस्थान में जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं उनकी न्यूनतम उम्र या आयु कितनी रहती है, जो ये बताना है। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र है तो आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हो भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल था। सरपंच बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 21 वर्ष। और विधानसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में आपको बनना है, विधायक बनना है, तो आपको 25 वर्ष। बिल्कुल अच्छा सवाल। सांसद के लिए भी 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। बिल्कुल, ये तमाम आपको आयु ध्यान में रखना है। अब अपन राजस्थान जीके को कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, राजस्थान जीके में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास में। क्या प्रश्न बताया जा रहा है कि 14 फरवरी 21 सवाल है। 14 फरवरी जो 1948 को भारत सरकार द्वारा भरतपुर प्रशासन किसको नियुक्त किया गया? भरतपुर के प्रशासन में किसे नियुक्त किया गया भारत सरकार द्वारा 14 फरवरी 1948 में? अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपको नए लगते हैं, लेकिन ऐसे सवाल भी बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अपने को लगता है कि भाई ऐसे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, फिर अपन को कहीं कहीं गलती के मारे गलत कर देते हैं। तो ऐसे सवालों को भी करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SN सरपू। बिल्कुल यही राइट होगा, यही राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 22वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। 22वां सवाल ही बहुत ही शानदार है कि देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी भाई। कौन नहीं थी भाई? संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। 25 मार्च 1948 में गठित देशी रियासतें हुई, उस समय जो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या शाहपुरा, कौन सी नहीं थी ये बताना होगा। 22वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयपुर सर जी नहीं थी भाई। बिल्कुल उदयपुर नहीं थी, यही राइट होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया। क्या बताया जा रहा है कि विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किन्होंने कहा था भाई? बताओ जल्दी से, राइट आंसर टिक कर दो। राइट आंसर क्या होगा भाई? 23वें का राइट आंसर बताना आपको, तो डी हो जाएगा, बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट बता रहे हो, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन कि वृहत्तम राजस्थान संघ के उद्घाटन किसने किया था भाई? वृहत्तम राजस्थान संघ का उद्घाटन करता कौन थे, किसने किया था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू या एनवी गॉडगिल? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो चौथा जो एकीकरण के अंदर जो था वर्त राजस्थान संघ, जिनकी उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल अच्छा सवाल था, ठीक है, चौथे चरण में इसका उद्घाटन किया था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब 25वें सवाल की और आगे बढ़ते हैं। 25 सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? बिल्कुल अच्छा सवाल है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? टोडगढ़ वैसे अजमेर में, अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र उनको शामिल किया था ना भाई। तो टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में जो टोडगढ़ को शामिल कर दिया गया। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल। 26वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। अब 26वें का राइट आंसर बता दो कि कितने सोपानों में सिरोही को राजस्थान विलय हुआ भाई? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान से विलय हुआ? बिल्कुल 2 सोपानों में हुआ था। बिल्कुल अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, बिल्कुल शानदार, ठीक है, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही खास, कि सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ भाई? सिरोही जिले का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? एकीकरण के समय बताना है आपको। 27वें का क्या राइट होगा? पूर्ण राजस्थान में विलय हुआ था भाई 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। बिल्कुल राइट बता रहे हो भाई, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल कि भारत सरकार ने 5 फरवरी 1949 में सिरोही को प्रशासन सरकार को सौंपा। किसको सौंपा था? 5 फरवरी 1949 को सिरोही को प्रशासन सरकार ने किसे सौंपा? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान? सुना सुना लग रहा है ना? बिल्कुल बम्बई को सौंपा था भाई, बम्बई को ही सौंपा था। 5 फरवरी 1949 में सिरोही को प्रशासन किसके द्वारा? बम्बई सरकार को सौंपा गया था। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब क्वेश्चन आ रहा है भाई, एकीकरण से सवाल आ रहे हैं। तो अजमेर का मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ भाई? अजमेर के मेरवाड़े का राजस्थान में गठन कब हुआ, ये बताना होगा। 29वें का राइट आंसर बताओ मेरे को, क्या राइट होगा? 1 नवंबर 1956। बिल्कुल सही है। अजमेर का मेरवाड़ा मैंने पहले भी बताया था ना कि 1 नवंबर 1956 के समय उन्हें विलय हो गया था राजस्थान में। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश मतलब राजा के पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया भाई? पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर दिया। ऐसे कौन से राजा थे जो मारवाड़ मतलब जोधपुर के रियासत के महाराजा थे जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो हनुमंत सिंह थे एकीकरण के समय। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल राइट बता रहे हो। अब 31वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल ही बहुत ही बेहतरीन, क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान की रियासतों में एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? बिल्कुल, ये भी देखो सवाल थोड़ा घूम फिरा के आता है, लेकिन ऐसे सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। 31वें का देखो, अभी हनुमंत सिंह लिखा ना, तो ये हनुमंत सिंह मारवाड़ क्षेत्र पूछा था या जोधपुर रियासत के एकीकरण के समय महाराजा पूछ लिया, तो हनुमंत सिंह ही होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास है कि भारत संघ में अधिनियम
मिलियन जो पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? अधिनियम की जगह अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था, ये बताना होगा आपको। 32वें का राइट आंसर बता दो। प्रथम शासक कौन था भाई? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। बिल्कुल राइट बता रहे हो, बिल्कुल सही है कि भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। बिल्कुल जबरदस्त, शानदार क्वेश्चन बता रहे हो, राइट आंसर बता रहे हो आप। अगले का राइट आंसर बताओ मेरे को। 33वें का राइट आंसर बताओ। पता लगता है कि कौन कौन राइट बताता है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको राइट आंसर भी बताना है, साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी लिखते रहना है ताकि आपको पता लगे। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो हमारा कमेंट कौन देखता है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे देखना चाहते हैं क्लास और उनके बाद वो कमेंट को देखना चाहेंगे जो आप डिटेल लिखते हो, तो आपको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छा सीखने को मिलेगा और भी बच्चे सीखेंगे। तो वो भी आपसे प्रयास होगा कि आप अच्छे कमेंट करोगे, अच्छे प्रकार से कमेंट के अंदर पूरी थ्योरी लिखोगे तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसलिए कमेंट आप जरूर किया करें। कमेंट में प्रत्येक क्लास के अंदर कहता हूं कि आप कमेंट जरूर करो ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिखते हो तब उस समय आपका दिमाग पूरा 100% के साथ वहाँ काम करता है। उन मतलब जो आप दिमाग के अंदर आता है वो चीज़ लिख पाते हो तो और फिर दूसरे भी पढ़ते हैं, उनको भी फायदा होता है और जो दूसरे भी करेंगे तो उनको आपसे फायदा होगा। मतलब एक दूसरे को बहुत सारा सीखने को मिलेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लिख किया करो, आपको आंसर और थ्योरी की भी साथ में लिख सकते हो जिससे आपको सीखने को मिल जाएगा। अब मेरे को राइट आंसर बताओ 33वें का क्या होगा राइट आंसर कि राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन गठन करने के लिए 25 या 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों को सम्मिलित के लिए किसे बुलाया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों को शामिल करने के लिए किसने बुलाया था? बिल्कुल 33वें का क्या राइट होगा? तो मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था भाई उनको शामिल करने के लिए, राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। मेवाड़ उदयपुर रियासत नहीं, ये ऐसा मतलब कहा था कि हम मेवाड़ को अलग से मतलब राजस्थान यूनियन के नाम से बनाना चाहते हैं। जो 25 से 26 जून 1946 के समय की बात है भाई, सम्मेलन के लिए उनको बुलाया था। राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेश मतलब राजाओं को। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास कि नव राजस्थान में एकीकरण में राजस्थानी के मुद्दे को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, वो किसके अध्यक्ष में किया भाई? 34वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। B.R. पटेल। B.R. पटेल द्वारा नव राजस्थान एकीकरण में राजस्थानी मुद्दों को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, वो किसके अध्यक्ष में किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल, B.R. पटेल। जबरदस्त। 34वें का राइट आंसर बता दिया ना। अब 35वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो 35वां सवाल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई भी परेशानी हो रही हो क्लास को देखने के बारे में या किसी भी और प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से या किसी और आपको कंटेंट के माध्यम से या कहीं किसी को पूछना है तो मेरे को पर्सनल मैसेज भी आप टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो। मेरे नंबर भी दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल आपको इसी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगा। वहाँ जाके जुड़ के मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि सर जी हमारे को इस प्रकार से क्लास दो, इस प्रकार से हमारे को ये सुविधाएँ दो ताकि हम इस प्रकार से पढ़ सकें। तो वो भी आपके लिए हम सुविधाएँ करेंगे। तो आप केवल एक ही काम करना, आपको मैसेज कर लेना मेरे को, जहां भी आपको दिक्कत आए, मेरे को कोई परेशानी आपको नहीं आने देंगे। आप हमारे साथ जुड़े हो मतलब आपको 100% हमारे को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करनी है। यही हमारी मतलब आपका हमारे से इतना मतलब हमारा प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाए। तो ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर लेना मेरे को, ये मेरे को पता लगे कि कौन क्या पढ़ना चाहता है, कौन क्या देखना चाहता है। इस प्रकार से अपन क्लास के अंदर और भी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तब 35वें का राइट आंसर बताओ मेरे को कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों में एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ के प्रस्ताव किया भाई? जो दक्षिणी राजपूताना के जो छोटे राज्य थे वो उनको एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, तो उनका प्रस्ताव किसने किया था भाई? 35वें का क्या राइट होगा? तो महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया भाई कि हम एक प्रकार से हाड़ौती संघ बनाना चाहते हैं। कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता है, कोई राजस्थान यूनियन बनाना चाहता है, अलग अलग जगह अलग अलग बात करते हैं भाई राजा महाराजा। वो कहते हैं कि हमारी चलनी चाहिए, वो कहते हैं हमारी चलनी चाहिए। अब किसकी चले, कौन चलाए,
वो तो ठीक रहा कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब रियासतों को एक जगह मिलाकर राजस्थान का सही एक प्रकार से मतलब सबको एक साथ रखने की कोशिश की। नहीं तो राजा महाराजा तो राजस्थान का कबाड़ा कर लेते, पूरा राजस्थान को इधर से इधर बिखर लेते, कहीं जोधपुर उधर चला जाता, कहीं उधर चला जाता, कहीं मध्य प्रदेश में चला जाते और अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र चले जाते, तो अपने राजस्थान का एक प्रकार से कबाड़ा हो जाता। तो इस प्रकार से वो तो भला हो भाई वो अपने बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने अपने सभी रियासतों को अच्छे प्रकार से और अलग मतलब एक ही समूह में मतलब बांध के रखा और पूरी संपूर्ण रियासतों को एक ही जगह अच्छे प्रकार से मतलब वो कहते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान को मतलब बनाया। तो इस प्रकार से मतलब नहीं तो राजा महाराजा पूरे मतलब राजस्थान को इधर से इधर करना चाहते थे, वो अलग अलग अपनी अपनी चलाना चाहते थे। वो कहता है कि मैं अलग से मेरा राज्य बनाऊं ताकि मेरे को ज़्यादा फायदा होगा। तो अब 36वें का राइट आंसर 12 टिक कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ मेरे को। सुमिलित कौन सा नहीं है? तीसरा शरण कब हुआ था, चौथा शरण कब हुआ था, पंचम शरण कब हुआ था, छठा शरण कब हुआ था? अलग अलग शरण बताना है मेरे को। 36वें का राइट आंसर बताना है। तो चौथा शरण कब हुआ था? कौन सा सुमिलित नहीं है? तीसरा शरण 18 मार्च 1948 बिल्कुल राइट है। 30 मार्च 1948 ये गलत है क्योंकि 30 मार्च 1949 है, ये राइट है, तो ये गलत होगा, ठीक है। बाकी पंचम शरण 15 मई 1949 बिल्कुल राइट है और छठा शरण 26 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट है। तो मतलब कुल मिला के केवल ख ही गलत है, बाकी तीनों राइट थे। पहला ग और ग, केवल ख एक गलत है क्योंकि 30 मार्च 1948 न हो गए, 30 मार्च 1949 है जो चतुर्थ शरण हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय उद्घाटन करता थे और तीसरे शरण के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल कि राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कुल कितना समय लगा भाई? कुल कितना समय लग गया राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में? कुल कितना समय लग गया? ये 37वें का राइट आंसर मारो टिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 37वें का? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 37वां सवाल का राइट आंसर बताओ मेरे को। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन जो राजस्थान के एकीकरण में कुल समय लग गया, कितना? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। बिल्कुल अच्छा सवाल, जबरदस्त। एक बार पढ़ जाइए, आपको क्लास याद हो जानी चाहिए। ऐसे सवालों को अपन रेगुलर करेंगे ताकि आपको अच्छे प्रकार से क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा फायदा हो सके। तो क्या बताया जा रहा है कि आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे भाई? आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, निमराना या उपयुक्त सभी? बिल्कुल, ये तो आपको जद्दोजान में दिमाग में एकदम सेट होंगे कि ये तो सभी थे, सभी थे भाई। लावा भी था, कुशलगढ़ भी था और निमराना भी था। तो सभी को, उपरोक्त सभी को राइट लगाऊं क्या? बिल्कुल सर जी, राइट लगाओ। हम तो राइट ही करना चाहेंगे क्योंकि गलत क्यों करें भाई। लावा कहाँ है, कुशलगढ़ कहाँ है और निमराना कहाँ है? बता सकते हो क्या मेरे को? तो लावा टोंक में हो जाएगा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में हो जाएगा, निमराना अलवर में हो जाएगा। ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इनके मतलब संस्थापक कौन थे ये भी आपको ध्यान में रख लेना क्योंकि इनके भी सवाल बन चुके हैं। तो ये भी आप तीनों के ध्यान में रख लेना। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ भाई? सिरोही जो रियासत थी उनका विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। जो राजस्थान में वो कहते हैं कि आधुनिक राजस्थान के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे उनके ही काल में हुआ है। तो आपको पता तो लग गया होगा। बिल्कुल, मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान की निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके काल के समय ही राजस्थान विलय के समय सिरोही रियासत जो मुख्यमंत्री इनके काल में हुआ। सिरोही रियासत का विलय। बिल्कुल अच्छा सवाल था, शानदार बेहतर सवाल। थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते ताकि आपको अच्छे प्रकार से दिखे भाई। फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर जी आप तो प्रश्न बहुत ही बड़ा कर दिया, हमको दिखता नहीं है। चलो आपको अभी दिखेगा, अभी दिखाते हैं। चलो अभी दिखाते, एक सेकंड। ये देखो, दिख गया? बिल्कुल दिख गया सर जी, बिल्कुल दिख गया। अब अपन आराम से कर सकते हैं कि मत्स्य संघ के संस्थापक कौन थे? संस्थापक ही पूछ रहा है क्या या मुख्यमंत्री पूछ रहा है? बिल्कुल, ये इस प्रकार से पूछ रहा है जैसे मुख्यमंत्री भी दे रखे हैं और प्रधानमंत्री भी पहले होते थे। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कॉमन रूप से आपको सवाल है तो इस प्रकार से बताना होगा।
प्रधानमंत्री के बारे में बता देना। और एक प्रकार से आपको संघ दे रखे हैं अलग अलग, जैसे कि एकीकरण में कौन कौन से एकीकरण के इसमें शरण थे, तो उन शरणों के नाम है। तो इस प्रकार के कि मत्स्य संघ के कौन थे भाई, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर 12 टिक, बिल्कुल। तभी तक मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा राइट आंसर बताता है। राइट आंसर टिक लगा दो भाई। 40वें का राइट आंसर बताना है क्या आपको, बिल्कुल। पहले का कौन सा हो जाएगा कि मत्स्य संघ का था शोभाराम कुमावत, बिल्कुल शोभाराम कुमावत। तो देखो शोभाराम कुमावत को लगा दिया। फिर राजस्थान संघ के कौन थे, तो राजस्थान संघ के थे गोकुल लाल असावा, बिल्कुल। गोकुल भाई भट्ट नहीं करना है, गोकुल लाल असावा करना है। राजस्थान संघ के कौन थे, गोकुल लाल असावा, बिल्कुल। फिर संयुक्त राजस्थान के कौन थे, संयुक्त राजस्थान तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। संयुक्त राजस्थान के थे माणिकलाल वर्मा, तीसरा शरण था माणिकलाल वर्मा। और वर्त राजस्थान के कौन थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल। कौन सा राइट बैठ रहा है इसके अंदर कथन कारक के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ग राइट बैठ रहा है सर जी। ग को राइट बताओ, क्योंकि 2 1 4 3 बिल्कुल राइट बताया ना, 2 1 4 3 बिल्कुल सही है, एकदम राइट है आपका ग, एकदम राइट है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा दिखे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देख लीजिए, अब देख लीजिए, अच्छा सवाल कि किस आयोग की सिफारिश पर माउंट और दिलवाड़ा तहसीलें जो अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। कौन सी आयोग की सिफारिश, कौन सी आयोग या समिति की सिफारिश कह सकते हैं या आयोग भी कह सकते हैं, उनकी सिफारिश पर जो आबू का दिलवाड़ा तहसीलें और अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र जो राजस्थान में मिलाया। बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग होगा ना, बिल्कुल सर जी यही होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू का दिलवाड़ा और अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया। राज्य का पुनर्गठन हुआ, उसके अकॉर्डिंग मिलाया गया, बिल्कुल। सर जी हमने भी राइट ही बताया है, हमने भी राइट ही बताया। आप तो बहुत ही होशियार हो भाई, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी, कि निम्न में से राजस्थान के किस विद्वान ने पत्रकारिता के विश्व पितामह कहलाते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहा गया भाई, पंडित जाबरमल शर्मा, बिल्कुल राइट बता रहे हो, बिल्कुल राइट बता रहे हो। पंडित जाबरमल शर्मा को ही पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा गया। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के इतिहास के हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना जो छत्राणी कौन थी। हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना छत्राणी की जगह चैत्राणी लिख लेना। और कौन थी ये बता दो आपको, ये 43वें का राइट आंसर बता दो। बिल्कुल सहल कंवर थी जो प्रसिद्ध वीरांगना थी। हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना छत्राणी थी सहल कंवर। बिल्कुल अच्छा सवाल, बिल्कुल ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी। पद्म भूषण को प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी। अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर। पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है, कोई नहीं पद्म भूषण मैंने बोला, पद्म विभूषण लिखना। पद्म विभूषण कोई कहेंगे, पद्म विभूषण सर्वप्रथम राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने को पद्म विभूषण मिला। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी, जानकी देवी बजाज जिनके द्वारा पद्म भूषण प्राप्त प्रथम महिला थी। बिल्कुल अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्या बताया जा रहा है, जल्दी से देखो कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CSWRI कसवरी या CSWRI मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, इसे काजरी बोलेंगे, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, आफरी भी जोधपुर, काजरी भी जोधपुर, ये दोनों ही ध्यान में रखेंगे, आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में हुई थी। बिल्कुल ये जोधपुर को राइट बताते हैं, जोधपुर राइट है, ठीक है। अच्छा सवाल।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है। थोड़ी बहुत स्क्रीन हिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड। अब देखो, अब आपको सही दिखेगा कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको। राइट आंसर टिक लगाओ भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई? अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सेवर भरतपुर के अंदर है सरसों अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में अंदर हुई थी। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना सेवर भरतपुर के अंदर है। सरसों के लिए इंस्टीट्यूट बन रखा है, इसलिए ये ध्यान में रख लेना। बिल्कुल अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल था। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, ज़बरदस्त आया भाई कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको। तबीजी अजमेर के अंदर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ है? तबीजी अजमेर के अंदर है। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग में जहाँ पर कृषि परिस्थितियों एवं पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र में विकसित करने की योजना बनाई है भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पुष्कर अजमेर के अंदर, बिल्कुल इसका पुष्कर अजमेर ही होगा, पुष्कर अजमेर होगा राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ये कम्युनिटी के माध्यम से भी मैंने सवाल करवाया आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये टेलीग्राम पर सवाल देखने को मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पर ये मैंने रेगुलर क्विज के माध्यम से आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश की है और प्रत्येक दिन आपकी अच्छे प्रकार से क्लास दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ा करें। तो किस प्रकार की कृषि होगी? वालरा कृषि हो जाएगी। आदिवासियों द्वारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली कृषि कौन सी है? वालरा कृषि है। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है। 85 क्वेश्चन रहने वाले। अब मैं आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा, फिर क्लास को समाप्त करेंगे भाई, क्लास को पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? छोटा नागपुर। नागपुर तो वैसे महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन छोटा नागपुर के नाम से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जाना जाता है जहाँ संतरे का सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है भाई? बहुत ही शानदार, इसका हो जाएगा भाई झालावाड़। बिल्कुल झालावाड़ ही राइट होगा कि संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झालावाड़ में। अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब क्लास को समाप्त करने से पहले आपको एक बहुत शानदार जानकारी दे देता हूं कि आपको हम एक बुकलेट के माध्यम से आपको एक बुकलेट बना रहे हैं, जिसके अंदर आपको 1100 क्वेश्चन की बुकलेट रह रही है। तो उसके अंदर अपन को राजस्थान जीके के आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर साइंस के मिल जाएंगे 200 क्वेश्चन, फिर राजस्थान की पॉलिटी और फिर राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान अर्थव्यवस्था जो समय सामयिक की घटनाओं के अकॉर्डिंग सवाल, और फिर अपनी दैनिक जो कंप्यूटर वगैरह रहता तो कंप्यूटर के भी 100 सवाल डालने की कोशिश की। इस प्रकार से आपको मतलब 1100 क्वेश्चन का मतलब पूरा एकदम सेट बना के रेगुलर मतलब आपको क्लास के अंदर अब 3 या 4 दिन के भीतर आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। अब अपने को मतलब टीम के द्वारा तैयार की जा रही है, इसलिए आपको 3 या 4 दिन के भीतर आपको बता देंगे कि आपको कब खरीदना है और किस प्रकार से रहने वाली है। मात्र केवल आपको 49 रुपये में ये आपको उपलब्ध करवा देंगे और बिल्कुल शानदार अच्छी PDF है और बुकलेट के माध्यम से आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, वहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से उपलब्ध करवा देंगे। और बहुत ही बेहतरीन सवाल है और अच्छे प्रकार से बुकलेट बनाइए। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया कि सर जी नोट्स चाहिए थे, हमारे को नोट्स उपलब्ध करवा दो, हम नोट्स लेने के लिए तैयार है। तो हमारी 2 या 3 दिन के भीतर मैं आपको और जानकारी दे दूंगा, 2 या 3 दिन के भीतर आपको तैयार हो जाएगी, बाद में आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी प्यारे साथियों को, नमस्कार। आज की क्लास में सभी जुड़ने वाले तमाम साथियों के लिए आज की क्लास अब यहीं समाप्त करेंगे। ओके, बाय बाय।